नाजरीन आदाब। मैं हूं आपका मेज़बान शाहनवाज हाशमी और मेरे साथ हैं रेखा। हम लेकर हाजिर हैं डीडी उर्दू का ख़ास प्रोग्राम मंजर पस मंजर। नाजरीन, इस प्रोग्राम के हवाले से हम आपको दिल्ली और उसके अतराफ की उन सरगर्मियों से रोशनास कराते हैं जिन सरगर्मियों के बाबत आप जानना चाहते हैं या फिर से उन्हें देखना चाहते हैं। जी हाँ, डीडी उर्दू की हमेशा से ये कोशिश रही है कि अपने नाजरीन के ज़ौक़ के मुताबिक वो प्रोग्राम तरतीब दे। जी हाँ नाजरीन, इस शुमारे में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदुस्तानी फ़नो सकाफ़त यानी दस्तकारी की एक रिपोर्ट। और साथ ही हम लेकर आए हैं हिंदुस्तानी तारीख़ के ऊपर जो सेमिनार किया गया है, यानी वैदिक अहद से लेकर मौजूदा अहद तक के मौजू पर एक सेमिनार मुनक़िद किया गया, उसकी भी एक रिपोर्ट। NCPUL की तरफ से मुनक़िदा आलमी उर्दू सेमिनार की एक रिपोर्ट। और चलते चलते आपके गोश गुजार करेंगे तलत अजीज़ की आवाज़ में एक प्यारी सी गज़ल। एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का। शाहनवाज, एक मुअम्मा है समझने का न समझाने का, जिंदगी काहे को है ख्वाब है दीवाने का। नाजरीन, फ़ानी बदायूनी का ये शेर हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बिल्कुल सादिक आती है कि हम किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। हमारी तारीख बहुत ताबनाक रही है। जी हाँ रेखा साहिबा, बिल्कुल सही कहा आपने कि हमारे हिंदुस्तान की तारीख़ बहुत ताबनाक रही है। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता था? जी हाँ शाहनवाज, हम तो बस यही सुनते आए हैं कि हमारा हिंदुस्तान कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था। जी हाँ रेखा, आपने सही कहा। किसी भी मुल्क की शोहरत जो होती है वो उसके उलूम फ़नून से होती है कि उसके पास कितने इल्म हैं और किस किस तरह से वो अपने आप को दुनिया के सामने पेश करता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे यहाँ दस्तकारी जो है, हमारे यहाँ की जो दस्तकारी है, जो हमारे कारीगर हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर व मारूफ़ हैं। वो चाहे लकड़ियों का काम करे, मिट्टी का काम करे या किसी भी ऐसे मादे का काम करे जिसे पिघला कर हम कुछ नई चीज़ का ईजाद करते हैं। हमारे दस्तकार उन चीज़ों को अपने हाथों से ऐसे ढाल देते हैं, ऐसा बना कर पेश करते हैं कि लोग वाह और आह कर उठते हैं। तो शाहनवाज, क्यों ना हम अपने नाजरीन को एक ऐसे ही मेले की सैर कराने ले चलें जहां हमारे हिंदुस्तानी दस्तकार अपनी दस्तकारी का नमूना पेश कर रहे हैं। तो चलिए सामीन, हम भी आपके साथ इस मेले की सैर करते हैं। बापू और कला उत्सव, शिल्प कला उत्सव, इस कार्यक्रम के हिसाब से यहाँ आए हुए हैं। इसमें पूरे देश भर के लगभग 65 से 100 लोग कारीगर जो हैं, कारीगर स्टॉल्स उपस्थित हैं अलग अलग विधाओं के। हमने एक लगभग 2 अक्टूबर 2018 से कारीगर हुनर खोज यात्रा आरंभ की थी। उस दौरान हम लोग देश के सभी क्षेत्रों में घूमे और घूमने के बाद यहाँ पर 100-150 कारीगरों को, क्लस्टरों को चिन्हित किया और वहाँ से ये कारीगर यहाँ आए हुए हैं, जहाँ पर ये इसकी एक परिणति के रूप में यहाँ पर उपस्थित हैं। सभी कारीगरों का यहाँ संगम है। 5 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम है जिसमें विभिन्न विषयों पे बातचीत होती है, कारीगर से संबंधित विभिन्न विषयों पे बातचीत होती है। एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज़ की गई हुई है। इसके साथ साथ विभिन्न कल्चरल प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं। जैसे नेचुरल डाइस का एक जो ग्रुप आया है, वो लोग सारी चीज़ जो है नेचुरल डाइस तैयार करके हाथ से बुना हुआ कपड़ों को रंगते हैं। तो ये जो है एक ट्रेडिशनल, पूरा 100% ट्रेडिशनल तरीके से बना हुआ है। गाड़ियाँ लोहार को कहीं गली में जगह मिलती थी या जनपद के ऊपर वो अपना सामान लेके बैठा हुआ है। कहीं मेलघाट का बांस वाला है तो मैहर का बांस वाला है। सब यहाँ
वो गोवा की गोदड़ी आई है। वो तो पुराने ज़माने में वो गोदड़ियाँ बनती थी पुराने साड़ियों की, उसको उन्होंने नए सिरे से रूप देकर आधुनिक महिला भी उसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती है और शादी में कैसे दी जा सकती है उस पर। ये रोगन आर्ट वाला स्टॉल है। वो रोगन आर्ट वाला एक ही आदमी बचा है, वो आदमी चला जाए तो उसके साथ कला भी निकल जाएगी। ऐसे हुनरी लोगों को पकड़ के लाए। ये ताम्रकार जी है, ये तांबे का पूरा ये दिखा रहे हैं। अब ये पूरा पत्रे से पूरा बर्तन बनाने की छोटी सी टेक्नोलॉजी, बड़ी इंडस्ट्री लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो छोटी टेक्नोलॉजी में कितना अच्छा काम कर रहा है। मेरा नाम कैलाश वर्मा है। मैं मध्य प्रदेश सतना ज़िले से आया हूँ। और मेरे साथ करीबन 20 महिलाएं आई हुई हैं स्टॉल लेके, जो परंपरा उनका जैसे घास का और खजूर की टोकरी बनाना, बांस की डलिया बनाना। और कुछ लोग मेरे साथ उचेहरा से आए हैं जहाँ पे वो पीतल फूल का बर्तन बनता है, थाली वगैरह, कटोरा वगैरह। अब वो धीरे धीरे वो तो चीज़ें लिप्त हो रही हैं। यहाँ पर लोग तो उसमें आ गया, स्टील में आ गया, बहुत आधुनिक चीज़ों में आ गया। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं मेरे साथ में, और हमारा सब लोग बिक्री कर रहे हैं यहाँ पे पूरे कारीगर। और बड़ा खुश है कि बहुत से जो हमारे साथ महिलाएं आए हैं तो पहली बार आई हैं, तो वो तो खूब वो जब डलिया बना ही रही हैं यहाँ पे कि अच्छी बिक्री हुआ और कुछ पैसे कमा के यहाँ से जाएँ, और फिर ऐसे मौके मिलेंगे तो फिर आएंगे। वाह, क्या बात है। नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह से हमारे दस्तकार अपनी दस्तकारी के नमूने पेश कर रहे थे, और इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में जहां हर कोई टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है, ऐसे मौके पर भी और ऐसे दौर में भी वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में कामयाब हैं। तो आइए नाजरीन, हम रुख करते हैं एक ऐसे सेमिनार की तरफ जहां हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हिंदुस्तान की कदीम तारीख पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, इस सेमिनार में हमारे रिसर्च स्कॉलर्स ने वैदिक अहद से लेकर मौजूदा दौर तक के तारीख़ पर एक सरसरी जायज़ा लिया। जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने अपने ख़यालात का इजहार कुछ इस तरह से किया। इस सम्मेलन के माध्यम से बहुत बड़ी चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि ख़ास तौर पे गणित के विषय में बहुत सारी भ्रांतियाँ अभी तक फैलाई जाती रहीं। जैसे पाइथागोरस थ्योरम की बात हो या फिबोनाची सीरीज़ की बात हो, ये सब भारत से ही गया है। तो यहाँ पे प्रामाणिक विद्वानों ने ये स्थापित किया कि कैसे बौधायन में और बाकी ब्रह्मगुप्त इत्यादि ने अपने अपने ग्रंथों में इन सिद्धांतों का प्रतिपादन भी किया, और यहाँ पे ये सब चीज़ें लगातार प्रयोग में रहीं। Ancient India, there was a deep awareness of hygiene and cleanliness. So even if you look at the ancient text of Manusmriti, which has been much reviled, but it actually lays out that you should avoid touching sweat, tears, semen, urine. All these things are impure substances, and if you touch them, you need to cleanse yourself, right? So if you look at a large number of Indian texts, they make it very clear that there is a connection between poor hygiene and disease. So my paper was on that how long before the Western world or Europe, the other parts of the world, knew the connection between poor hygiene and disease, we had made that connection. जिस दृष्टि से हम भारत को देखते थे भारत में रहते हुए, वो शायद सही दृष्टिकोण नहीं है। तो हम बाहर से जब भारत को देखने लगे तब हमें लगा कि हम जब शिक्षा व्यवस्था में थे भारत के, तो हम बहुत कुछ सीख नहीं पाए। जैसे अंदर में रह के कभी कभी क्या है घर, वो समझ में नहीं आता है। घर के बाहर जाके घर का वो महत्व समझ में आता है कि घर क्या है। तो इसी विचार से जब 2-4 दोस्त एकत्रित हुए तो हमें लगा कि हमें एक नॉन प्रॉफिट संस्था बनानी चाहिए जिससे हम भारत की ओर देख सकें और मल्टीपल डिसिप्लिन से हम उसको देख सकें, डिफरेंट एंगल से। तो हम साइंटिफिक वे से भारत के इतिहास को देखने लगे। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाव, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाव, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। जी हाँ शाहनवाज, ये तो बिल्कुल सच है कि जो उर्दू की चाशनी है वो किसी और ज़बान में नहीं है।
जी हाँ रेखा साहिबा, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं कि उर्दू की बात है, उर्दू की जो चाशनी की बात है, उसकी जो मिठास की बात है, ये मिठास सिर्फ हमारे हिंदुस्तान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये अपने सरहदों को फलांगता हुआ पूरी दुनिया में अपनी शिनाख्त कायम करता जा रहा है और पूरी दुनिया में अपनी खुशबू फैला रहा है। जी हाँ नाजरीन, इसी सिलसिले में गुज़श्ता दिनों NCPUL ने एक आलमी सेमिनार का एहतमाम किया। जी हाँ रेखा, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कौमी कौंसिल बराए फ़रोग़ उर्दू ज़बान ने जो आलमी सेमिनार मुनक़िद किया था, इसमें दुनिया भर से कई ममालिक के अदीबों, सहाफ़ियों और शायरों ने शिरकत की। हम उर्दू के फ़रोग़ के लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं और ये जो बैनुल अक़वामी 3 दिन का हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ़ यही है कि पूरे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उर्दू की तालीम का इंतज़ाम क्या है, उसके मसाइल क्या हैं। इसके अलावा जो हमारे मदारिस हैं, उन मदारिस में उर्दू की सिमत व रफ्तार क्या है और मीडिया के अंदर उर्दू का इम्पैक्ट क्या है, उर्दू का असर क्या है। इसके अलावा जो भारतीय संविधान है, उस संविधान के अंदर उर्दू के फ़रोग़ के लिए क्या क्या आर्टिकल्स, क्या क्या उसमें बातें लिखी गई हैं और इसके अलावा दुनिया के तमाम ममालिक में उर्दू की जो पढ़ने लिखने का जो इंतज़ाम है, उसका मेयार क्या है, किस लेवल तक फ़ॉरेन कंट्रीज़ में उर्दू की पढ़ाई होती है, इब्तदाई लेवल पे होती है या नहीं होती है, किस तरह के स्कूलों में पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या इंतज़ाम है। इन तमाम बातों का, इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने के लिए हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर के तमाम मुल्कों के बारे में ये कॉन्फ्रेंस किया गया है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद गुलाम रब्बानी ढाका यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू के प्रोफेसर हूँ। तो मैं यहाँ बांग्लादेश में उर्दू कल्चर जो है उस पर मकाला पढ़ा। इसमें अगरचे 1952 में बांग्ला और उर्दू में तनाज़ुआ हुआ था। तनाज़ुआ के बाद वहाँ उर्दू कल्चर और उर्दू ज़बान नहीं रहना था, लेकिन फिर भी बांग्लादेश में उर्दू ज़बान अभी ज़िंदा है और उर्दू कल्चर भी है, मुशायरा होते हैं। हम इसी महीने में 5 तारीख में मुशायरा किया, ढाका यूनिवर्सिटी में मुशायरा हुआ। उसमें बहुत सारे मेहमान शरीक हुए थे, शायर अपनी शायरी पढ़े थे। और उर्दू जो मुहावरा है वो बांग्लादेश में बहुत चलते हैं और उर्दू और बांग्ला मिक्स्ड करके बहुत गाने तैयार होते हैं, वो बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर अली बयात है। मेरा ताल्लुक़ ईरान से है। पिछले 27 साल से मैं उर्दू पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तेहरान यूनिवर्सिटी में एक उर्दू का शोबा 1991 से ये शोबा कायम हुआ है। मेरी खुशकिस्मती थी कि इस शोबे में सबसे पहले जिन तलबा को दाखिला मिला, मैं भी उनमें शामिल था। मुझे इसमें दाखिला मिला, 4 साल BA ऑनर्स किया। फिर उसके बाद मुझे MA उर्दू और PhD उर्दू करने का भी अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिला। मैं यूँ समझें सन 1998 से बतौर उस्ताद भी वहाँ मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ। मादरी ज़ुबान फ़ारसी तो सबसे अच्छी लगती है, लेकिन जिस प्यार से और जिस मोहब्बत से मैंने उर्दू की तालीम हासिल की है और उर्दू के वास्ते ही बरसग़ीर की ज़ुबानों से मेरा रब्ता हुआ है, मुझे बहुत सी जो है ना मालूमात हासिल हुई हैं, इत्तलात मिली हैं और मुझे ये इसका पता चला कि हमारी जो अपनी कौमी ज़ुबान है फ़ारसी और संस्कृत जो हैं ये बहुत करीब ज़ुबानें हैं। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ख़ास तौर पर स्कैंडिनेवियन ममालिक डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, आइसलैंड में उर्दू के लिए जो इक़दाम लिए जा रहे हैं और उर्दू ज़ुबान के फ़रोग़ के लिए और उर्दू अदब के लिए जो इक़दाम लिए जा रहे हैं वो काफ़ी तसल्ली बख्श हैं। मसलन अगर हम नॉर्वे का जिक्र करें तो वहाँ पर जमशेद मसरूर हैं, उनके साथ फैसल चौधरी हैं, फैसल नवाज़ चौधरी हैं, अनीस अहमद हैं और इसी तरह और कई दोस्त हैं, मुजाहिद अली हैं
और अगर आप स्वीडन का जिक्र करते हैं तो वहाँ मुश्ताक अहमद हैं, साइंस उच्चा के नाम से लिखते हैं। वहाँ पर अहमद फ़की हैं, जमील एहसन हैं और बहुत ही मारूफ़ और बच्चों के लिए बतौर ख़ास कहानियाँ लिखने वाले डॉक्टर आरफ किसाना हैं। तो इसी तरह अब मैं जहाँ से ख़ुद आया हूँ डेनमार्क, वहाँ पर भी उर्दू के लिए काम करने वाले काफ़ी लोग हैं और कई तंजीमें हैं जो उर्दू के लिए बाकायदा काम करती हैं। और हमें खुशी है कि उर्दू ज़ुबान के हवाले से बैरूनी ममालिक में वो इख्तलाफात जो जहाँ हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में आकर हमें इन दोनों देशों के दरमियान दिखाई देते हैं, वहाँ ख़त्म हो जाते हैं। नाचीज़ को डॉक्टर साबिर गुदर कहते हैं। मैं मॉरिशस का रहने वाला हूँ। उन मुल्कों से लोग आए हुए हैं जिनको हम उर्दू की नई बस्तियाँ कहते हैं, उनमें एक मॉरिशस भी शामिल है। मॉरिशस में उर्दू के हवाले से जब हम गुफ्तगू करेंगे तो उर्दू मुख्तलिफ़ जगहों पे है, मदरसों में है, प्राइमरी स्कूल में है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी उर्दू पढ़ाई जाती है। वहाँ पे डिप्लोमा इन उर्दू है, बीए उर्दू है, एमए उर्दू है और बहुत से लोग उर्दू में पीएचडी भी कर रहे हैं। ये एक खुश आइंद अलामत भी है। वहाँ पे रेडियो टेलीविज़न के ज़रिए उर्दू का फ़रोग़ हो रहा है। मैं रूस से आई हूँ। मेरा नाम है लुदमिला वसीलियवा। मैं उस मुल्क से आई हूँ जहाँ ना उर्दू बोली जाती है, यानी एक गैर मुल्की ज़बान की हैसियत से उर्दू बाज़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है और कोई हमारी ऐसी बिरादरी नहीं है जो बिरादरी तश्कील नहीं हुई अभी तक जो उर्दू बोलने वाले हो। है कुछ लोग, गिने चुने मैं कह सकती हूँ, अहले ज़बान जो जब आपस में मिलते हैं वो उर्दू में बात करते हैं, लेकिन जब अलग अलग हो जाते हैं, अपने कामों में चले जाते हैं या रूसी से काम लेते हैं। 20-30 साल पहले कुछ यहाँ बावाज़ बुलंद काफ़ी पुरवकार लोग कहते थे कि इस अदब का कोई वजूद है ही नहीं है, क्योंकि एक बुलबुल से बाग नहीं बनता है। लेकिन जो मैंने देखा कि इन कुछ कोई आधा सदी के अंदर यानी उसी 20वीं सदी के आखिर तक ही ये गैर ममालिक में ये उर्दू अदब का गुलशन इस तरह से गुफ्ता हुआ कि उसकी बुलबुलों की आवाज़ें अब बरसग़ीर तक पहुंची है और बखूबी सुनी जाती हैं। मेरा नाम सलीम आरिफ है। जब हम उर्दू के बारे में बात करते हैं इंफोटेनमेंट में, तो हमें ये समझना चाहिए कि उर्दू अकेली ज़बान है जिसका एंटरटेनमेंट कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बम्बई से कलकत्ता तक एक साथ एक ज़बान में इतने सारे लोगों तक पहुंचता है। बल्कि यही नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट बर्रे सग़ीर में और दुनिया में हर उस जगह जहां उर्दू बोलने वाले और समझने वाले मौजूद हैं, फ़िल्म के डायलॉग, फ़िल्म के गाने गाते हैं। और आज इस डिजिटल दौर में उर्दू की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि अब उर्दू और उर्दू के शायकीन और उनको पढ़ने और जानने वालों के बीच में कोई ना तो सरकारी तंजीम है, ना किसी तरह की बंधन है। एक कैमरा होना चाहिए जिस पर आप मोबाइल पर अशार रिकॉर्ड करें और उसको यूट्यूब पे अपलोड करें और आदमी उसे देख सकता है। तो आज जब इतनी सहूलियत हो गई है, तो मुझे लगता है इस डिजिटल दौर में NCPUL जैसे ऑर्गेनाइजेशन कुछ इतना काम करेंगे कि उर्दू लोगों के घर घर तक फ़ोन के ज़रिए पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम। मैं उज़्बेकिस्तान से शहर ताशकंद से आई हूँ। मेरा पूरा नाम मुहैया अब्दुर्रहमान है, डॉक्टर ऑफ उर्दू हूँ। हमारे मुल्क में जब से हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई है तब से यानी 70 साल से उर्दू की दर्स व तदरीस हो रही है। मैं ताशकंद सरकारी मशरक़ियाती इंस्टीट्यूट के शोबा बराए जुनूब एशियाई ज़बानी उसमें कई साल से उर्दू ग्रामर, उर्दू शायरी से लेक्चर देते आ रही हूँ। हमारे वहाँ तुलबा बड़े शौक़, बड़ी दिलचस्पी से उर्दू सीखते हैं। उनको मिर्ज़ा गालिब की और दूसरे उर्दू शुअरा उदबा के कलाम बहुत पसंद है। वो बड़े शौक़ से उसको पढ़ते हैं, सीखते हैं।
जी हाँ नाजरीन, आपने देखा कि किस जोश खरोश के साथ हमारे अकाबरीन ने इस सेमिनार में शिरकत की और अपने ख़यालात का इजहार किया। जी हाँ रेखा साहिबा, आपने भी देखा कि किस अंदाज़ में हमारे उर्दू के अकाबरीन ने इस सेमिनार में न सिर्फ शिरकत की बल्कि उर्दू के बाबत अपने अपने ख़यालात का इजहार भी किया। शुक्रिया शाहनवाज़, बहुत खूब। अब आगे क्या है आपके पिटारे में, ये हमें ज़रूर बताइए। वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, वो गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। और इतनी मिलती है तेरी सूरत मेरी गज़लों से, इतनी मिलती है तेरी सूरत मेरी गज़लों से कि लोग तुझे मेरा महबूब समझते होंगे। क्या सचमुच? जी नहीं मोहतरमा, ऐसा नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो बशीर बद्र का ये कलाम आपको सुना रहा था कि बशीर बद्र ने जो ये कलाम कहा है उन्होंने शायद अपने महबूब के लिए कहा हो, लेकिन हम ये अपने नाजरीन के लिए कह रहे हैं कि हमारे नाजरीन हमारे महबूब हैं और हम उनके लिए ही ये प्रोग्राम तरतीब देते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है शाहनवाज़, लेकिन अभी आपको ये अशार क्यों याद आया, ये ज़रूर हम जानना चाहेंगे। जी हाँ नाजरीन और रेखा साहिबा, हम आपको भी बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम अपने नाजरीन के ज़ौक़ के मुताबिक प्रोग्राम तरतीब देते हैं, तो उनके ज़ौक़ के मुताबिक ही इस बार हमने अपने प्रोग्राम के आखिर में तलत अज़ीज़ की आवाज़ में उनको गज़ल सुनवाएंगे। लेकिन शाहनवाज़, इससे पहले कि आप ये गज़ल हमें सुनवाएं, हम ये जानना चाहेंगे कि गज़ल कहते किसे हैं और इसकी इब्तिदा कहाँ से हुई। जी हाँ रेखा साहिबा, हम आपको बता देते हैं कि गज़ल के जो लफ्ज़ी माने हैं या यूँ कहिए कि लुग़वी माने हैं वो है औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। जिसमें हुस्न इश्क की बातें हो, हुस्न इश्क की तारीफ़ हो, उसे हम गज़ल कहते हैं। और जहाँ तक रही बात गज़ल की इब्तिदा की, तो गज़ल की इब्तिदा का जो इमाम कहा जाता है वो अमीर खुसरो को कहा जाता है। और अमीर खुसरो को हमारे न सिर्फ़ उर्दू वाले बल्कि हिंदी वाले भी गज़ल के पहले शायर तस्लीम करते हैं। और दूसरी बात ये रही कि अगर हम पहले मुस्तनद शायर की अगर बात करते हैं, साहिब दीवान शायर की बात करते हैं, तो वो है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह जो दक्कन के बादशाह थे, उन्होंने शायरी की है और उन्होंने अपना पूरा दीवान मुरतब किया है। और तब से लेकर आज तक ये सिलसिला मुसलसल चलता आ रहा है। उसमें कुली कुतुब शाह के बाद आप देख सकते हैं जो गज़ल में जो नुमाया नाम है, जो सबसे बड़ा नाम तस्लीम किया जाता है, वो है मीर तक़ी मीर। रेखा साहिबा, आपको मीर तक़ी मीर के वो अशार भी याद होंगे कि अपनी हस्ती हबाब की सी है, अपनी हस्ती हबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। और इसी कबील का दूसरा शेर है कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। मीर उन नीम बाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। क्या बात है, क्या बात है रेखा साहिबा, लगता है कि आपने मीर की गज़ल को ज़बान ज़द कर लिया है। और हो भी क्यों ना कि आपके आँखों की बात हो रही है, यानी ये हुस्न के आँखों की बात हो रही है, तो क्यों ना हो ऐसा। तो रेखा, आइए हम अपने नाजरीन की और शम्मा खराशी नहीं करते हैं और उनके गोश गुजार करते हैं तलत अज़ीज़ की मखमली आवाज़ और उनको लिए चलते हैं तलत अज़ीज़ की महफिल में। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद, कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब क्या गज़ल सुनाऊं, अब क्या गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। कैसे कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद। अब गज़ल सुनाऊं तुझे देखने के बाद। कैसे सुकून पाऊं तुझे देखने के बाद।
तेरी मिसाल ये है, तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है, कि तू बेमिसाल, बेमिसाल। तेरी मिसाल ये है कि तू बेमिसाल है, तुझको कहाँ से लाऊं। वाह वाह, क्या बात है शाहनवाज। हमें तो बहुत लुत्फ आया इस सफ़र में, लेकिन अब वक्त हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इस सफ़र को और आगे बढ़ाएं। मगर नाज़रीन, हमारी आपसे गुजारिश है कि आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगता है ये हमें लिखना ना भूलें। आप अपने मशवरे और अपनी तजावीज़, अपने आरा, अपने ख़यालात हम तक पहुँचा सकते हैं। जी हाँ, आप हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारा ईमेल आईडी है ddurdufeedback@gmail.com। रेखा साहिबा, हम आपको और अपने नाज़रीन को ये बताते चलें कि अब सिर्फ आप हमें टीवी सेट पर ही नहीं बल्कि सोशल प्लेटफॉर्म पर भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमें देख सकते हैं। उसके लिए आपको हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आना होगा। तो नाजरीन, इस उम्मीद के साथ कि कुछ मंजर और उसके पस मंजर के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने मेज़बानों यानी शाहनवाज हाशमी और रेखा को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।